नमस्कार दोस्तों। मैं अमन। यह चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण विकास का 14वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेखपाल के प्रमुख कागजात, जो कि कुछ इस प्रकार के हैं। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे खसरा, खतौनी, नक्शा। नक्शा को हम लोग सजरा के नाम से भी जानते हैं। खेवट क्या होता है, किसान बही क्या होता है, सीमा घोतक चिन्ह क्या है, गांव रजिस्टर क्या है, और अधिकार अभिलेख किसे कहते हैं। तो इन सभी की जानकारियां इस वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में देने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं खसरा किसे कहते हैं। तो खसरा एक किस्तवार रजिस्टर होता है जिस पर गांव का पटवारी, मैंने आपको पटवारी के बारे में बताया था कि 1952 से पहले लेखपाल को ही पटवारी कहा जाता था। लेकिन 1952 के समय चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री थे और उस समय जो पटवारी और सरकार के बीच में विरोध हुआ, उन्होंने पटवारी के पद को ही समाप्त कर दिया और उसी पटवारी की जगह पर एक नए पद का सृजन किया जिसे हम लेखपाल कहते हैं। तो कहीं पर भी आपको पटवारी और लेखपाल मिले तो इससे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे गांव का पटवारी हर पट्टी के लिए एक खसरा भी रखता है जिसमें लिखा होता है कि उस पट्टी का मालिक कौन है और उस पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। पारंपरिक रूप से खसरे में हर खेत और उसके क्षेत्रफल और उसके मालिक का और उस पर काम करने वाले कृषक, उस पर उगाने वाली फसलों का और उनके मिट्टी और उन पर वृक्षों का विवरण होता है। यह हर साल नवीकृत किया जाता है। जो खसरा होता है ये यहाँ पर इसे हर साल नवीकृत किया जाता है। तो ओवरऑल ये चीजें हैं कि हमारे पास जो खेत है उस खेत का मालिक कौन है, उस खेत पर किस प्रकार के नौकर काम करते हैं, उस खेत पर हम किस प्रकार के बीज बोते हैं, क्यों किस प्रकार की फसलें बोते हैं, वहाँ पे फसल बो रहे हैं या वहाँ पर पौधे लगा रहे हैं या वहाँ पर हम मछली पालन कर रहे हैं या वहाँ पर हम सुअर पालन कर रहे हैं। इस प्रकार की सारी जानकारियां जिसमें रहती हैं उसे हम लोग खसरा कहते हैं। खसरा में इसके अलावा जो निम्नलिखित जानकारियां होती हैं कुछ इस प्रकार से हैं कि यहाँ पर हर खेत की संख्या खसरा नंबर का जो होता है सजरा में दर्ज होता है। सजरा जिसे हम कहते हैं, सजरा आगे हम पढ़ेंगे, नक्शा को ही हम लोग सजरा कहते हैं। तो यहाँ पे हर खेत की संख्या और जो खसरा नंबर जो होता है सजरा में दर्ज होता है। खेत का क्षेत्रफल, मालिक का नाम, और अगला होता है जो आपका कि खेत का क्षेत्रफल कितना है ये दर्ज रहता है। साथ ही साथ मालिक का नाम, यदि कोई है उस खेत का मालिक तो उस मालिक का नाम होता है। और कृषकों का नाम, यदि कोई वहाँ पर कृषक काम कर रहा है तो उस कृषकों का नाम उस पर होता है। और साथ ही साथ उस पर उगाई जाने वाली फसलों का नाम होता है। और वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है उस प्रकार वहाँ पर उस मिट्टी का नाम होता है। जैसे बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, या वहाँ पे ऊसर मिट्टी है, बंजर मिट्टियाँ हैं, इस प्रकार की। तो वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं ये सारी जानकारियाँ होती हैं। और साथ ही साथ उस पर अगर हमने वृक्षों की खेती कर रहे हैं हम, जैसे कि आपने पास्ट टाइम में देखा होगा कि वर्तमान समय में कुछ लोग जेट्रोफा या खास करके यूकेलिप्टस या सागौन इस प्रकार के वृक्ष लगा रहे हैं। तो वहाँ पर अगर वृक्षों की खेती की जा रही है या वहाँ पर हम फूल उगा रहे हैं तो इसका भी विवरण रहता है। यहाँ पर अगर देखें तो सरकार खसरा में दर्ज फसलों के क्षेत्रफल के अनुसार और भूमि के अनुसार यह भविष्यवाणी कर सकती है कि आज इस क्षेत्र में इस फसल का इतना उत्पादन होगा। ये सारी जानकारी, जैसे कि मेरे पास 1 बीघा खेत है और वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है, तो आपने पता है कि सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी होती है, और मैंने इस पे गेहूं बो दिया। तो सरकार को अच्छे से पता है कि जलोढ़ मिट्टी में गेहूं का उत्पादन किस प्रकार से होता है या कितना होता है। तो इसी को लेकर सरकार भविष्यवाणी करती है कि हमारे अगले आने वाले कृषि वर्ष में इस क्षेत्र से इतना गेहूं का उत्पादन होने वाला है। तो इस प्रकार से हमारे लिए खसरा इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो आपका किसान से संबंधित कागजात है उसको हम लोग कहते हैं खतौनी। खतौनी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो खतौनी शब्द उत्तर भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, किंतु अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर नामक जो कागजात धारा 33 में वर्णित है वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे कहें तो खतौनी नामक कोई कागजात नहीं होता है। यहाँ पर धारा 33 में जो नक्शे के बारे में या वार्षिक रजिस्टर के बारे में जो वर्णन किया गया है उसी धारा 33 वाले रजिस्टर को हम क्या कह लेते हैं, खतौनी कह देते हैं। यदि गांव के खसरों का प्रयोग करने के किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीन की सूची बनाई जाए तो उसे क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा राशन कार्ड बनता है, राशन कार्ड में क्या होता है कि पूरे घर के फैमिली मेंबर और मालिक का नाम होता है। तो उसी प्रकार से उस खेत पे जो खेत का मालिक है और उसके पूरे फैमिली मेंबर का जो नाम होता है
वो जो आपका लिखा हुआ रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं। और इसे जो होता है हर 6 साल में नवीकृत किया जाता है। इसे जो रिन्यूअल किया जाता है इसे हर 6 साल में रिन्यूअल किया जाता है, क्योंकि हाँ 6 साल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या 6 साल के बाद वह भूमि किसी और व्यक्ति की हो गई, उस व्यक्ति ने किसी और को भूमि बेच दिया या भूमि का हस्तांतरण किसी को कर दिया या भूमि को सरकार को सौंप दिया, तो इसके लिए इसका क्या होता है, प्रत्येक 6 वर्षों में इसका रिन्यूअल कराया जाता है। प्रत्येक 6 वर्षों में नवीकृत इसे किया जाता है। किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति परिवार के खतौनी में होती है। तो जैसा कि मैंने आपको इसका कंपेयर राशन कार्ड से किया कि जैसे हर एक घर का एक राशन कार्ड होता है और राशन कार्ड में फैमिली का मालिक और उसके बाद बाकी सारे मेंबर की सारी जानकारियां वहां पे डिटेल रहती हैं, उसी प्रकार से खेत से संबंधित जो सारे डिटेल होते हैं वो सारे डिटेल किसमें होते हैं, आपके खतौनी में होते हैं। खतौनी को 6 साल के में एक बार तैयार किया, जैसे कि मैंने बताया कि खतौनी जो होता है इसको रिन्यूअल प्रत्येक 6 वर्षों में किया जाता है। और खतौनी में कुल 23 खाने होते हैं। 23 खानों का मतलब होता है कि यहाँ पे 23 प्रकार की सूचनाओं का वर्णन होता है। तो इसमें कुल 23 खाने होते हैं। इसमें जो दारों का उल्लेख होता है वह किस हैसियत से भूमि के धारक हैं और धारण कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक तो मैं खुद खेत का मालिक हूँ और मैं उस पर खेती कर रहा हूँ। आप लोगों ने लीज पर खेती सुना होगा कि खेत मेरा है और मैंने किसी और को उसको लीज पे ना भाड़े पे दे रखा है। तो इस प्रकार की जो जानकारियां होती है, ठीक है, कि जोतदार का जो उल्लेख होता है कि वह लीज पे खेत लिया हुआ है वह या खुद उसका मालिक है, ये सारी जानकारियां भी खतौनी में रहती हैं। अगला जो आपका है सीमा घोतक चिन्हों की सूची। सीमा घोतक चिन्हों की सूची, तो यहाँ पे देखते हैं सीमा घोतक चिन्ह क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बेसिक तौर पे आप इंडिया का मैप देखते हो, वर्ल्ड का मैप देखते हो या उत्तर प्रदेश का मैप देखते हो, तो जहाँ पे टेम्पल होते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से फिगर बनाया जाता है। जहाँ पे रेलवे ट्रैक होता है वहाँ पे इस प्रकार का फिगर आपका बनाया जाता है। तो इस प्रकार के जो फिगर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीमा घोतक चिन्ह कहते हैं। उसी प्रकार से यदि आप अपने खेत का नक्शा देखते हो तो वहाँ पे तालाब हो गए, वहाँ पे नदियाँ हो गई, वहाँ पर आपका बंजर भूमि होगी। तो हर एक चीज़ों के लिए एक चिन्ह बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीमा घोतक चिन्ह। यहाँ पे इसके बारे में देखें तो इस अभिलेख में सीमा सीमा और बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन होता है। मतलब यहाँ पे होता है कि कहाँ पर किसकी सीमा समाप्त हो रही है या कहाँ पे किसकी सीमा शुरू हो रही है और उस सीमा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ रही है, तालाब है, नदी है, नहर है या ऊसर भूमि या बंजर भूमि है। इस प्रकार के क्या होता है, इस अभिलेख में सीमा और बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन होता है। यह कागजात किसी भी विवादग्रस्त भूमि या सीमा विवाद से निपटने में पर्याप्त मदद करता है और साथ ही साथ यह कागजात खसरा में ही नथी रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि आपका सीमा, कि ये सपोज दैट मेरा खेत हो गया और सामने वाले का ये खेत हो गया, तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे एक सीमा घोतक चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, जो खास करके जब हम आपने सुना होगा जब चकबंदी होती है तो उसी समय इस सीमा घोतक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इससे आसानी से हम पहचान पाते हैं कि कहाँ पर किस खेत का मालिक कौन है, किस खेत का मालिक कौन है। तो इसलिए हम लोग सीमा घोतक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगला जो आपका शब्दावली है दिनचर्या बही, जिसको हम लोग डायरी कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से हमारे पास भी एक डायरी होती है, हम पूरे दिन भर में क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पूरे डायरी में हम उसका क्या करते हैं कि लेखा जोखा रखते हैं। और उसके बाद ओवरऑल, जैसे कि सपोज दैट कि मैं क्लास 12th में पढ़ रहा हूँ, आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में कि हर एक स्कूलों में बच्चों को एक डायरी दी जाती है जिसमें दैनिक दिनचर्या होती है। और जब पूरा सेशन समाप्त होता है तो उस डायरी का पूरा लेखा जोखा लेकर उस लड़के के कैरेक्टर को डिसाइड किया जाता है कि वह एक साल में उसका किस प्रकार का बिहेवियर रहा। उसके बाद उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो ये तो हो गया डायरी। उसी प्रकार से सेम डायरी होती है आपके लेखपाल या पटवारी के पास, तो उसमें वह क्या करता है, अपनी दिनचर्या को लिखता है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि दिनचर्या बही या डायरी में क्या होता है, तो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्के के लिए एक डायरी रखेगा। डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है। इस डायरी में 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा होता है। तो वही जैसा मैंने कहा कि वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे छोटे जो प्ले ग्रुप में बच्चे पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक डायरी होती है और डायरी में उनकी पूरी दिनचर्या लिखी होती है कि उनको किस प्रकार से चीज़ों को करना है। उसके बाद जब पूरा सेशन समाप्त होता है तो उनके कैरेक्टर, उनका बिहेवियर कैसा रहा, पढ़ने में वो कैसे रहे, इस प्रकार से उनकी चीज़ों को हम लोग लेखा जोखा करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर लेखपाल जो होता है वो अपने पास डायरी रखता है और जिस डायरी में उसके कर्तव्यों को लिखे होते हैं कि आपको किस प्रकार से अपने कार्य को करने हैं और वह अपने हर एक कर्तव्यों को अपने कस्बे में जाके अपने
अपने हलके में जाकर, ठीक है, वहां पर उन चीजों को देखता है और उसको नोट करता है। और इसका जो लेखा जोखा होता है एक वर्ष में होता है, और यह वर्ष जो शुरू होता है 1 अगस्त से 31 जुलाई के बीच होता है। 1 अगस्त से 31 जुलाई के बीच होता है। हालांकि यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों कि यदि आपसे पूछे कि कृषि वर्ष कब से कब चलता है, तो कृषि वर्ष जो चलता है आपका 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, ठीक है, कृषि वर्ष चलता है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक आपका होता है कृषि वर्ष। लेकिन यहाँ पर जो किसान की डायरी है, किसान की डायरी जो तैयार होती है 1 अगस्त से 31 जुलाई के मध्य के, उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं। अगला जो डाटा यहाँ पर है नक्शा, नक्शा जिसे हम लोग सजरा कहते हैं। तो यहाँ पर होता है कि प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है, और इस नक्शे को हम क्या कहते हैं, सजरा के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पर नक्शा दे या सजरा दे, उससे आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सजरा ही नक्शा है और नक्शा ही सजरा है। तो यहाँ पे इस नक्शे पर गांव की चौहद्दी दर्ज रहती है। इससे गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौहद्दी का पता लगाया जाता है। चौहद्दी का मतलब होता है कि गांव का पूरा विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। आप लोगों ने गांव में अक्सर करके सुना होगा कि हमारे गांव की चौहद्दी वहां पे समाप्त हो रही है। चौहद्दी मतलब होता है सीमा। तो कहीं पर भी आप जब खास करके ग्रामीण विकास पढ़ो तो चौहद्दी का मतलब होता है सीमा। तो इसमें नक्शे में क्या होता है, गांव की चौहद्दी मतलब सीमा दर्ज रहती है, और इससे गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौहद्दी का भी पता लगाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया सजरा गांव का नक्शा भी कहा जाता है, तो सजरा को गांव को नक्शा भी कहते हैं। आगे आपका है कि नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके में प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा। लेखपाल के इस दौरे को राजस्व की भाषा में पड़ताल कहते हैं। राजस्व की भाषा में पड़ताल कहते हैं। तो यहाँ पर यह 3 बार निरीक्षण कब कब करता है, तो आपने पता है हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 फसलें बोई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो यह 3 फसलें जब जब बोई जाती हैं उस समय जाकर वह अपने हलके में जाकर उसका पड़ताल करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह अपना पहला पड़ताल कब करता है, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल मतलब जो जब धान बोया जाता है, तो 10 अगस्त से इसकी प्रारंभ कर दी जाती है कि 10 अगस्त से वह अपना पहला पड़ताल करेगा। दूसरी पड़ताल जो करेगा वह रबी के फसल के समय में करता है, जो कि 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। और तीसरी जो पड़ताल करता है वह जायद की पड़ताल करता है, जिसे हम 1 मई से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर जिस फसल के समय जो पड़ताल करेगा, जैसे कि वह खरीफ के समय में पड़ताल कर रहा है तो उसे हम खरीफ की पड़ताल कहेंगे, रबी के समय में पड़ताल कर रहा है तो उसे रबी की पड़ताल कहेंगे, और जायद के समय में पड़ताल करेगा तो उसे हम जायद की पड़ताल करेंगे। और तीनों का जो समय होता है, खरीफ के पड़ताल का समय शुरू होता है 10 अगस्त से, रबी के पड़ताल का समय शुरू होता है 1 जनवरी से, और जायद के फसल के पड़ताल शुरू होता है आपका 1 मई से। अगला जो है खेवट। खेवट हालांकि प्रेजेंट टाइम में चल नहीं रहा है, क्योंकि पहले जो बेसिक तौर पे एक जमींदारी रजिस्टर हुआ करता था उसे ही हम लोग खेवट कहते थे। और जैसा कि आपने पता है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और इसी संविधान संशोधन के तहत भारत से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। और जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया तो खेवट भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्योंकि यह जमींदारों का एक रजिस्टर होता था, और उस पे जमींदार लिखे होते थे कि मैंने अपनी भूमि किस किस व्यक्ति को दी है। तो जब जमींदारी नहीं रहे तो आपका रजिस्टर ही नहीं रहा, और उसी रजिस्टर को हम कहते थे खेवट। तो यहाँ पर जानते हैं कि यह एक जमींदार का रजिस्टर होता था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू होने के पूर्व प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख होते थे, खेवट और खतौनी। यहाँ पे खतौनी अब भी है, जारी रखी जाती है, क्योंकि यह एक रजिस्टर होता है जिसमें यह वर्णन होता है कि कौन जोतदार किस हैसियत से भूमि को धारण कर रहा है। चूंकि खेवट जमींदार और जमींदारी प्रथा से संबंधित था, अतएव जमींदारी उन्मूलन के बाद इसे बंद कर दिया गया। ठीक है। अगला जो आपका है जिसे हम कहते हैं किसान बही। किसान बही क्या है इसको देखते हैं। तो किसान बही क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है कि किसान बही जो पटवारी लेखपाल द्वारा तैयार की गई दस्तावेजी पुस्तक है, जो कि किसान के पास रहती है, और वह कर्ताओं द्वारा मात्र 10 रुपए शुल्क में दिए जाने पर किसान को उपलब्ध की जाती है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि आप अपने खेत का जो नक्शा निकलवा रहे हो, जो बही निकलवा रहे हो, बही खाता आप कहते हो। तो बही खाता क्या होता है कि एक आपके खेत का बेसिक तौर पे विवरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं किसान बही। और जब इसे आपको पटवारी से प्राप्त करना होता है तो आप 10 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लेकर पटवारी को एक एप्लीकेशन लिखते हो, और वह क्या करता है कि आपके चक का एक नक्शा देता है, जिसे हम क्या कहते हैं किसान बही कहते हैं। यहाँ पे किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा व हक संबंधी विवरण होता है, जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। तो जैसा कि मैंने बताया किसान बही कुछ और है नहीं, किसान बही एक प्रकार का नक्शा है, और इस नक्शे में केवल और केवल आपके भूमि का नक्शा रहता है। इसे जब प्राप्त करना होता है तो आपको एक 10 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लेकर, ठीक है, लेकर
जमा करना होता है। उसके बाद आपके खेत का नक्शा मिलता है और उससे आपको पता चलता है कि यह खेत का नंबर क्या है, इस खेत का मालिक कौन है और इस खेत की मैप किस प्रकार से है, आपके आसपास पड़ोस में किसके किसके खेत हैं। तो इस प्रकार की जो जानकारियां होती है जिसमें दी जाती है उसे हम कहते हैं किसान बही। और अगर बात करें किसान बही की, तो किसान बही की शुरुआत वर्ष 1992 में से शुरू की गई थी। किसान बही की शुरुआत वर्ष 1992 से की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला आपका गांव रजिस्टर। तो यहाँ पे इसके बारे में देखें कि यह रजिस्टर धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में तैयार किया जाता है, जिसमें नई प्रक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र, एतमाली खेत वाले क्षेत्र और जिसमें माल गुजारी पूर्णतः समाप्त कर दी गई वो वाले क्षेत्र दर्ज होते हैं। तो यहाँ पे होता है कि बेसिक तौर पे ये जो आपका गांव रजिस्टर होता है वह आपके कलेक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आपके जिला अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे सपोज दैट कि किसी गांव में बाढ़ पहले नहीं आता था, लेकिन सडन अब वह ऐसे क्षेत्र में आ गया है कि वहां पर बाढ़ आने लगा, तो वह बाढ़ से संबंधित वहां पर जाके व्यवस्था करेगा। एतमाली खेत वाले क्षेत्र मतलब कि वहां पर किसी प्रकार की खेती होती है और साथ ही साथ माल गुजारी पूर्ण रूप से वहां पर समाप्त कर दी गई है, वहां पर चल रहा है। इस प्रकार की जो जानकारियां दी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, गांव रजिस्टर कहते हैं। और इसे प्रत्येक 5 वर्षों पर तैयार किया जाता है और इसे कलेक्टर द्वारा तैयार किया जाता है। आज का लास्ट जो आपका कागजात है लेखपाल संबंधी वह है आपका अधिकार अभिलेख। तो यहां पर जानते हैं प्रत्येक गांव के लिए यह एक अधिकारों का अभिलेख होता है। यह धारा 234 के अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित अपवादों के अधीन होता है। अधिकार अभिलेख एक ऐसा रजिस्टर होता है जो धारा 32 में वर्णित है। भू राजस्व अधिनियम धारा 53 के तहत अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। उपयुक्त का संशोधन बंदोबस्त अवधि के समय लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है और धारा 33 के अंतर्गत वार्षिक यह एक रजिस्टर होता है। तो यहाँ पे अधिकार अभिलेख की बात करें तो बेसिक तौर पे आपकी जो खेती है उस पर आपका अधिकार है, उसी को प्राप्त करना क्या कहलाता है, अधिकार अभिलेख कहलाता है। और इसको आपको डीएम से, आपके लेखपाल से ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी अधिकारी प्रमाणित करते हैं और उसी अभिलेख को हम क्या कहते हैं, अधिकार अभिलेख करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।